हम बायोडाइवर्सिटी पे आ ही गए हैं तो चलिए इसको यहीं से आगे कंटिन्यू करें और पेज एनसीईआरटी पेज 262 पर हमें स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया हुआ है। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, ये बात मैंने आपसे कम्युनिटी पढ़ते टाइम भी की थी कि एरिया और स्पीसीज रिचनेस या डाइवर्सिटी में क्या फ़र्क है, और हमने कहा था किस तरह से रिलेटेड है, और हमने कहा था कि जैसे जैसे एरिया साइज बढ़ती जाती है वैसे वैसे डाइवर्सिटी भी बढ़ती जाती है, लेकिन एक लिमिट तक ऐसा होता है क्योंकि वही स्पीसीज बार बार वापस रिपीट होने लग जाती है जो पहले वाले एरिया में आई है। आज इसी बात को हम एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे और ये ग्राफ प्लॉट किया है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने ये ग्राफ बनाया स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के लिए आपके सामने, जो कि एरिया और स्पीसीज रिचनेस के बीच प्लॉट किया गया ग्राफ है। और इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता जा रहा है डाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक लिमिट तक ऐसा हो रहा है, बाद में ये कांस्टेंट हो जाएगा। जिस इक्वेशन से आपने ये ग्राफ प्लॉट किया है वो है S इक्वल्स टू सी ए जेड। S इक्वल्स टू सी ए जेड, ये ग्राफ हमने इससे प्लॉट किया है। और अब यहाँ पर इसी ग्राफ को अगर आप लॉग स्केल पर लेकर दोबारा प्लॉट करते हैं तो आप देख पाएंगे कि लॉग स्केल पर यहाँ पर log s इक्वल्स टू log c प्लस z log a, ये यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है, ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो log s यहाँ पर जो है वो स्पीसीज रिचनेस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर c y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर z स्लॉप, जिसे कि हम रिग्रेशन कॉफिशिएंट के नाम से भी पुकारते हैं, रिग्रेशन कॉफिशिएंट भी कहते हैं। यहाँ पर a एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारी बातें आपके सामने, और आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन हमको यहाँ पर मिल रही है। स्पीसीज रिचनेस, y इंटरसेप्ट, स्लॉप, रिग्रेशन कॉफिशिएंट और a एरिया। लेकिन अब हमारे मन में क्वेश्चन आ गया कि चलिए, हमें तो ये बात ऊपर वाले ग्राफ से ही समझ में आ गई थी कि हाँ एक लिमिट तक डाइवर्सिटी बढ़ती है फिर कांस्टेंट हो जाता है, तो फिर इसको हमने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, मतलब कि इसको हमने कैलकुलेट करके लॉग स्केल पर क्यों प्लॉट किया है और यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन क्यों बनाई है। अगर ये बात आपके मन में आती है तो आप सीधा कह दीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन हमने इसलिए बनाई है क्योंकि हमें एक से ज़्यादा एरिया के बीच कंपैरिजन आसान हो जाता है। जब हम एक से ज़्यादा एरिया के बीच कंपैरिजन करते हैं तो ग्राफ देखकर ही समझ जाएंगे कि कहाँ की डाइवर्सिटी ज़्यादा और कहाँ की डाइवर्सिटी कम है। यहाँ याद रखें, z वैल्यू अलग अलग एरिया में अलग अलग होती है और z वैल्यू बदलने से डाइवर्सिटी पर सीधा रिलेशन पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस एरिया की डाइवर्सिटी कम है उस एरिया का z वैल्यू, मतलब कि स्लोप कम आएगा, और स्लोप अगर कम आ रहा है तो वहाँ पर इस तरह का ग्राफ प्लॉट हो रहा है। लेकिन जहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर z वैल्यू ज़्यादा होगी, और जहाँ z वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पर स्लोप बढ़ जाएगा। फिर और ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो वहाँ पर z वैल्यू और ज़्यादा आ रहा है और स्लोप और बढ़ रहा है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ अगर मैं
बी के कंपैरिजन में सी को देखता हूं तो मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ का z वैल्यू ज़्यादा है, और यहाँ बी के कंपैरिजन में ए को देखूं तो इसका z वैल्यू मतलब कि स्लॉप कम है, और जहाँ ज़्यादा z वैल्यू है वहाँ का स्लॉप ज़्यादा है, और जहाँ पर स्लॉप ज़्यादा आता है उन कर्व को आप मोर स्टीपर कर्व के नाम से पुकारते हैं। ये स्टीपर कर्व होते हैं, और जहाँ पर z वैल्यू कम वहाँ का स्लॉप कम, ऐसे कर्व लेस स्टीपर कहलाते हैं। स्टीपर कर्व, लेस स्टीपर। स्टीपर से मतलब समझ में आना चाहिए। अरे जैसे जैसे एरिया की z वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे डाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है, और कर्व का स्लॉप अगर बढ़ रहा है तो वो ज़्यादा स्टीप होता हुआ जा रहा है। वैसे अगर सच में कहूँ तो रिलेशन इस तरह से स्टेब्लिश होगा कि जहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा वहाँ z वैल्यू ज़्यादा, वहाँ स्लॉप ज़्यादा, वहाँ के कर्व ज़्यादा स्टीपर होंगे। जहाँ डाइवर्सिटी कम वहाँ पर z वैल्यू कम, स्लॉप कम, वहाँ के कर्व कम स्टीपर आएंगे। तो आप ए बी सी तीनों एरिया को कंपेयर करके देख सकते हो कि यहाँ तीनों एरिया में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पर है, तो आपका आंसर सी होगा। सबसे कम डाइवर्सिटी कहाँ पर है तो ए होगा। ये आप देख सकते हैं कि स्पीसीज रिचनेस पर किस तरह से फर्क पड़ता जा रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये एरिया यहाँ पर है, और कोई भी एक एरिया यहाँ पर मार्क कर दिया जो तीनों में कॉमन रहेगा। एरिया हो सकता है कि ये 5 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, जो यहाँ भी उतना ही है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यही 5 किलोमीटर स्क्वायर अगर हम देखें तो ए ग्राफ में डाइवर्सिटी कितनी, बी ग्राफ में कितनी, और सी ग्राफ में कितनी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। एरिया उतना ही है लेकिन ए की रिचनेस सबसे कम है, तभी तो ये लेस स्टीपर है। फिर उससे ज़्यादा बी, फिर सबसे ज़्यादा सी का यहाँ पर रिचनेस आ रहा है, तो इसका मतलब इसका कर्व सबसे ज़्यादा स्टीपर आ रहा है, मोर स्टीपर कर्व हो रहा है। तो यहाँ पर आपके एनसीईआरटी बुक में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टीपर कर्व का मतलब क्या होता है, तो आप उन्हें समझा दें, इस बारे में आप समझा दें कि हाँ स्टीपर कर्व का मतलब है ज़्यादा स्लोप का होना, और ज़्यादा स्लोप होने का मतलब है डाइवर्सिटी ज़्यादा होना। अगर सीधी बात है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के कर्व बनाए जाएंगे तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का कर्व ज़्यादा स्टीपर होगा टेम्परेट डेसिडुअस से। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि स्टीपर कर्व का क्या मतलब होगा। हमने अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के प्रैक्टिकल को फॉलो किया है। हम तो थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल उन्होंने किए हैं। तो जो प्रैक्टिकल उन्होंने किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ डेटा याद रखना पड़ेगा। जैसे स्मॉल एरिया जो कि ब्रिटेन, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क के एरिया को उन्होंने स्टडी किया, तो बराबर के एरिया जो छोटे छोटे एरिया था उनका z वैल्यू 0.1 से 0.2 के बीच में आता है। जब हम बड़े एरिया में जाते हैं, एंटायर कॉन्टिनेंट को देखते हैं, तो z वैल्यू बढ़ जाता है, 0.6 से 1.2 के बीच में आ रहा है। ये z वैल्यू आपको डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी, क्योंकि z वैल्यू जब हम यहाँ याद रखेंगे, हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल थोड़े ना कर रहे हैं। जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने हमसे कहा हम तो उसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की z वैल्यू 1.15 तक आ रही है, और यहाँ ये ट्रॉपिकल एरिया में फ्रूट ईटिंग बर्ड और मैमल के लिए ऐसा हो रहा है। हम अगर तीनों एरिया में देखें तो लार्ज एरिया का z वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ये सुनकर मन में कन्फ्यूजन आया कि z वैल्यू तो ट्रॉपिकल एरिया का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, फिर लार्ज का क्यों ज़्यादा। अरे आप इसको थोड़ा सोच ऐसे बदल के देखो, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अगर हम इस तरह से बोलेंगे कि यहाँ 2 ही टैक्सा का इतना z, फ्रूट ईटिंग बर्ड और मैमल, ट्रॉपिकल एरिया में 2 ही टैक्सा का इतना z, अगर सारे टैक्सा एक साथ ले लिए तो z वैल्यू कितनी होगी। तो इस तरह से अगर हम सोचेंगे तो हमें ट्रॉपिकल एरिया में z वैल्यू सबसे ज़्यादा ही दिखेगी। लेकिन फिलहाल जो
मैथमेटिकल नंबर हमारे सामने लिखे हैं उसके हिसाब से तो लार्ज एरिया का z वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको वैसे तो क्वेश्चन सब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ से आपको इक्वेशन पूछी जा सकती है, यहाँ से आपको स्टीपर कर्व का मतलब पूछा जा सकता है, यहाँ से आपको z वैल्यू पूछी जा सकती है। ये आपको याद रखना